नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कहां से किसान, कहां से कृषि मंत्री, कहां से किरोड़ी लाल मीणा और कहां से कालाबाजारी। जब किसान पर कालाबाजारी भारी पड़ी तो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक्शन में ऐसा एक्सपोज किया कि अब समझ नहीं आ रहा कि करप्शन की रसोई में आटे में नमक मिला हुआ है या नमक के अंदर ही आटा मिला हुआ है। जहां जहां छापेमारी, मुनाफाखोर एक्सपोज हुए, जहां जहां से सैंपल उठाए चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब समझ नहीं आ रहा कि किसान खेतों में खाद और बीज डाल रहा है या फिर धोखा, वो धोखा जो किसान के साथ हो रहा है, बड़े स्तर पर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। मकसद था किसान और जवान को अनुसंधान और विज्ञान के जरिए मजबूत करना और उसके जरिए देश को सुरक्षित और मजबूत करना। लेकिन प्रदेश में मिलावटखोरों ने अनुसंधान ऐसा किया कि विज्ञान भी चक्कर खा जाए और खाद में ऐसी मिलावट की कि इसे अगर कृषि आतंकवाद कहें तो गलत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ हिस्सों पर अटैक नहीं करता, कुछ लोगों की जान के लिए खतरा पैदा नहीं करता, बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की उर्वरक जमीन के लिए खतरनाक है। आज बात इसी मुद्दे पर कि नकली पर नकेल क्या 100% कसी जा सकती है। किसान को कितना बर्बाद किया जा रहा है, उसकी आर्थिक दृष्टि तो कम टूट ही रही है, उसकी खेती को बंजर बनाया जा रहा है। मिली भगत किसकी है, इसकी जांच कराई जाएगी अलग से। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता जी। बाबूलाल गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर बीज भी नकली और खाद भी नकली और ये बड़े स्तर पर है और उन इलाकों के अंदर है जिन्हें अपने आप में अनाज का कटोरा कहा जाता है, तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि जहां जहां जा रहे हैं वहीं फर्जीवाड़ा? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई फैक्ट्री वाला या कोई और इफ़को के नाम पर अगर कोई चीज़ बेच रहा है और उस समय जो जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको जांच करने की, जिसको समझने की, अगर वो लोग भी उसमें शामिल हो जाएं तो फिर कौन क्या कर सकता है। मैं ये आपको बराबर बताऊं कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ बराबर ये कहता आ रहा है कि हमारे प्रदेश की ईल्ड कमज़ोर क्यों रहती है। अब चाहे हम गेहूं की बात करें, चाहे सरसों की बात करें, चाहे चने की बात करें, चाहे ज्वार मक्का बाजरा की बात करें, हम बराबर ये कहते आ रहे हैं कि हमारे प्रदेश की अन्य प्रदेशों के मुकाबले ईल्ड कमज़ोर क्यों रहती है, इसका कारण क्या है। ये बराबर हम सरकारों से भी संपर्क करते रहे हैं, पर इस संबंध में न कोई अनुसंधान हुआ, न कोई रिसर्च हुई और न ही कोई बात हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किरोड़ी लाल मीणा जी को, जिन्होंने ये सूझबूझ से, अपनी सूझबूझ से उन लोगों को बेनकाब कर दिया जो इस तरह के मिलावट करके खाद को ही मिलावट में परिवर्तित कर दिया, बीज को ही मिलावट में परिवर्तित कर दिया। ये पहले सुनने में आता था कि हमारी सीड कॉरपोरेशन लाखों टन सीड बेच रही है, वो सर्टिफाइड सीड है, और कभी ये कहा जाता था कि सर्टिफाइड नहीं है, दूसरा कौन सा मार्का है वो सीड है। और फिर दुनिया भर की कंपनियां बड़े बड़े व्यापार लेकर के इस सीड के बिजनेस में शामिल हो गई और उसमें यह कहा गया कि कम से कम देखिए कि ये क्या भाव का बीज है कि 300 रुपये किलो कहाँ से आया है कि फला कंट्री से आया है। इसकी जांच कौन करता था, कौन इसकी समस्या के इस बात को समझता था कि हम जो बीज किसान को दे रहे हैं और उसके महंगे भाव के बीज दे रहे हैं, उन बीजों को कौन सुरक्षित तौर पर उस किसान तक पहुँचा रहा है। तो ये बड़ा मसला था। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे जब मैंने ये देखा कि हमारा एक सशक्त आदमी, एक अच्छा आदमी, भारतीय जनता पार्टी का नेता फैक्ट्रियों पे जाता है और वहाँ पर ये पाता है कि यहाँ के इफ़को के मार्के के या फला कंपनी जो बड़ी कंपनी है उसके मार्के के कट्टों में भरा हुआ माल वो नकली है।
तो इसको रोका जाना चाहिए था, परंतु अच्छी बात है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे लिए सर ये अफसोस की बात है, क्योंकि मंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ, लेकिन मंत्री जी का काम यह होना चाहिए कि भाई डिपार्टमेंट आए कि साहब हम 1000 जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं, आप परमिशन दीजिए, मंत्री जी कहे साइन जाइए कीजिए। अगर मंत्री जी खुद जा जाकर करें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिपार्टमेंट का मैकेनिज्म कहां है, प्रादेशिक स्तर पर, जिला स्तर पर, जिले में नीचे तहसील स्तर पर, या फिर और शहरों के स्तर पर, वो कहां है अगर मंत्री जी को खुद जाकर ये सब करना पड़ रहा है। बाबूलाल जी, मैंने यही कहा आपको कि मैं बराबर ये कहता आ रहा था, परंतु कोई भी अधिकारी इस लेवल पे, बल्कि ऐसा लगता था कि सारे अधिकारी भी उसी पे मोहर लगाते आ रहे थे कि जो ये बेच रहे हैं वो सही है, जो ये कर रहे हैं जो सही है। हमारा सीड कारपोरेशन भी इसमें बड़े झगड़े में पड़ा हुआ था कि इतना बीज हमने बेचा ही नहीं और इतना बीज बाजार में आ कहां से गया। तो ये सब बातें सरकार को देखनी चाहिए थी, पर समय पे नहीं देखी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आज से ही ये कोई हुआ है या कल से कोई ये हुआ है, मुझे लगता है कि ये कोई 10-5 साल से 15 साल से यही व्यवस्था चलती आ रही है, तो इसे रोका जाना चाहिए। शैलेंद्र गुर्जर जी, मैं इसके लिए कृषि आतंकवाद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये किसान को मार रहा है, ये जमीन को मार रहा है, ये युवा पीढ़ी को मार रहा है, ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मार रहा है, और ये हमारे सिस्टम को तो खा ही चुका है। आप जरा मुझे बताइए कि सिस्टम है कहां अगर मंत्री जी खुद जमीन पर है तो। नहीं विजेंद्र जी, सही बात है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि 10-15 सालों से, कई सालों से भी खाद की, नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं, नकली बीज बनाने की फैक्ट्रियां चल रही हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार आई है, आप देखिए उन्होंने मिलावटखोरों के प्रति गहनता से अभियान चला रखा और स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि मिलावटखोरों को नहीं छोड़ा जाए। किस तरह से आपने देखा होगा, पहले भी अभियान चले खाद्य पदार्थों पे, तेल पे, और किस तरह से नकली तेल पकड़े गए, नकली घी पकड़े गए, किस तरह से खाद्य पदार्थ जो नकली बना रहे थे मावे उस तरह से पकड़े गए, पनीर नकली बन रहा था वो पकड़े गए। तो तमाम जो कार्रवाइयां थी वो लगातार चलती रही, और उसी कड़ी में आप देखेंगे कि हमारे ही माननीय भजनलाल सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी भी, जो उनके पास जानकारी आई कि उर्वरक नकली बन रहा है और किस तरह से बीज नकली बन रहा है, और उन्होंने स्वयं जाकर उसको पकड़ने का काम किया, और बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं। और जिस तरह से आपका एक प्रश्न बहुत वाजिब है कि जो सिस्टम है, जो विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या जिनको अधिकार था कि वो जाके उनको चेक करें उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कि वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, स्पूरियस तो नहीं है, कहीं नकली तो नहीं बन रहा, उसमें सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी संस्था बनी हुई है, पूरा एक एक्ट बना हुआ है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बना हुआ है, और किस तरह से नियम भी बने हैं और कैसे कैसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाके चेक करेगा। पूरी जब हायरार्की है तो ये कहां चूक हुई, इस पर भी निश्चित तौर पर माननीय भजनलाल सरकार बहुत सीरियस है। और जो भी अधिकारी नहीं है, मेरा सवाल यह है कि जब एसओजी कार्रवाई करती है, एसआईटी कुछ कर रही होती है, तो ये मुख्यमंत्री के अधीन आती है, खान विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है, तो मुख्यमंत्री थोड़ी ना जा रहे होते हैं। जब कहीं पर बिजली चोरी हो रही होती है, पकड़ी जा रही होती है, तो वहां ऊर्जा मंत्री थोड़ी ना जा रहे होते हैं। मेरा सवाल यह है कि मंत्री जी अगर इतने जमीन तक जाकर एक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि शायद उनको डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं, पहला सवाल। दूसरा, उनको लग रहा है कि इंफॉर्मेशन लीक होती है। तीसरा, उनको लग रहा है कि भाई अगर डिपार्टमेंट के भरोसे छोड़ा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, तभी तो उनको खुद जमीन पर उतरना पड़ा है। अरे विजेंद्र जी, देखिए कई नेताओं की कार्यशैली अलग तरह की होती है, वो खुद फील्ड में जाते हैं, कई निर्देश देते हैं और उसके बाद अधिकारियों को चुस्त दुरुस्त करते हैं, उनको निर्देश देने के बाद कार्रवाइयाँ क्या क्या हुई है उसका वो पूरा समराइज लेते हैं, ब्रीफ लेते हैं। और जिस तरह से आपने देखा किरोड़ीलाल जी जो हैं वो एक ज़मीनी नेता हैं, ज़मीन से जुड़े नेता है, कृषक वर्ग से आते हैं और उनको पता है कि किसान की कितना अन्नदाता जो हमारा होता है उसके पास सही उर्वरक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, हम 267 रुपये में यूरिया डीएपी खाद का कट्टा दे रहे हैं, 2200-1800 रुपये उसमें सब्सिडी तक दी जाती है। तो निश्चित तौर पर अगर वो गए हैं तो उनकी कार्यशैली है। मैं लेकिन कह रहा हूं कि भाई जहां ये कार्रवाइयां हो रही हैं वहां की इंफॉर्मेशन किरोड़ीलाल मीणा जी तक है, तभी तो एक्शन हो रहा है, तभी तो जांच हो रही है। तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी क्यों नहीं? नहीं, ये विजेंद्र जी मैंने आपको कहा ना, ये आपका बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। जो भी अधिकारी कर्मचारी जो लापरवाही करा है, जिन्होंने अपना काम कर्तव्य ढंग से नहीं निभाया है, उन सबको पनिश किया जाएगा। किसी को भी माननीय भजनलाल सरकार नहीं छोड़ेगी। आपको मालूम है हमने आते ही मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाया, किस तरह से खाद्य पदार्थ, तेल और अन्य चीजों पर कार्रवाइयां हुई, उसी कड़ी में ये कार्रवाई की जा रही है। गुप्ता जी, शायद आप मेरे सवाल को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि
जो किसान है वो अपनी कई फसलों को तो बो चुका है, इनसे बीज ले चुका है, खाद डाल चुका है। अब अगर वहां नकली बीज पहुंचा, नकली खाद पहुंचा, तो आप बता चुके हैं कि भाई यील्ड राजस्थान की इतनी कम क्यों है, उसका ताजा उदाहरण है, पता चल रहा है कि क्यों कम है। तो वो किसान तो ठगे गए ना बेचारे एक बार फिर से। निश्चित रूप से। वैसे तो शैलेंद्र जी भी सही कह रहे हैं। देखिए, बात यह है कि दो विभाग काम कर रहे हैं, एक है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी और दूसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी की जब ये तेल की और दूसरी चीज़ों की मिलावट की बात करते हैं तो कार्यशील होता है, परंतु जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो ये सब जो खाद बीज और ये आता है तो एग्रीकल्चर में आते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए निश्चित रूप से एक एक्ट भी बना हुआ है और एग्रीकल्चर का एक ढांचा है। डायरेक्टर, पहले कमिश्नर हैं एग्रीकल्चर, फिर कमिश्नर के नीचे बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, और फिर अगर गांव तक पहुंचे तो एक ग्राम सेवक है और वहां पर सरपंच है। तो ये सब बातें वहां किसान के साथ में जुड़ी हुई हैं, परंतु इस सब सिस्टम को क्लब्स करके और फिर उसके बाद में भी अगर मान लीजिए ये नकली खाद बेचा गया, ये नकली बीज बेचा गया, तो ये प्रश्नवार्क है, प्रश्न चिन्ह है कि कौन सा सिस्टम कलप्स हो गया, कि सिस्टम कर क्या रहा है। और सिस्टम में ये अगर मान लो इतनी बड़ी खामियां आ गई तो इसको दुरुस्त करने के लिए अब क्या सोचा जा रहा है, ये भी एक प्रश्न, अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। नहीं, लेकिन जो ये अलग अलग फैक्ट्रियां होती हैं सर, की जो खाद बना रही होती हैं, जो बीज सप्लाई कर रही होती हैं, इनको कहीं से तो रेगुलेट किया जाता होगा और कहीं से तो स्टैंडर्ड मेंटेन होता होगा ना कि भाई आप सिर्फ इन्हीं जगहों से बीज को खरीद सकते हैं और इस तरीके से उसको सप्लाई कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ये मैकेनिज्म होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैकेनिज्म है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर, ये कमिश्नर एग्रीकल्चर हो गया है अभी, तो वो ये सारी बातें, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब उन्हीं के अंतर्गत आती हैं। और उन्हीं के नीचे में, उनके नीचे बाकायदा लेबोरेटरी वाला मामला और सीड वाला मामला और सीड कॉर्पोरेशन का मामला, ये सारे मामले उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो पौधों से संबंधित हों, बागवानी से संबंधित हों, और चाहे अपने ग्रेन से संबंधित हों, सभी, और चाहे पल्सेज और ये सब जितने भी हैं उन सब से संबंधित हों। और अब इसमें खाद की क्या मात्रा डाली जाती है, इवन ये तक भी एक जो ग्राम सेवक वहाँ बैठा हुआ है उसको निर्देश जाते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कि हमारे आप इन किसानों को डायरेक्ट करो कि ये फलानी उपज जा रही है, और इस उपज के ऊपर अगर मान लीजिए कोई कीट आ गया तो उस कीट को भी निवारण करने के लिए कहा जाता है कि अब ये आप यूरिया का इतने पैसे डालो या पेस्टिसाइड की इतनी डालो या दूसरे जो खाद हैं उनका आप मुझे बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, मैं इसको जानकारी के तौर पर नहीं देख रहा हूं, मैं इसे एक नेक्सस रैकेट के तौर पर देख रहा हूं कि भाई अब इस सीजन के अंदर हमें इतना खाद किसानों तक पहुंचाना है, यानी कि उससे जुड़े कंपनियों को इतना मुनाफा पहुंचाना है। तो चलिए एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई आप इस यूरिया को, इस खाद को इस्तेमाल कीजिए, और फिर वो जो जा रहा है वो इन फैक्ट्रियों से जा ही रहा है जो जा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर इस सिस्टम में ये सारा अगर ध्यान दे लिया जाता, जो बरसों से मैं तो कहता आ रहा हूँ कि भाई यील्ड कम क्यों बैठ रही है, यील्ड कम क्यों बैठ रही है, क्यों किसान की ऐसी की तैसी कर रहे हो, ये खाद की क्या स्थिति है, तो यही कहा जाता था कि ये बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी कंपनियां। बीज की बात आती थी तो कई बार बीज का मैंने क्वेश्चन उठाया था सीड कॉर्पोरेशन पे, भाई आप क्या कर रहे हो, तो सीड कॉर्पोरेशन का जवाब था कि ये हमारा नहीं, एक दूसरा महकमा है जो ये देखता है कि सारी जो और दूसरी सीड की कंपनियां इनको कंट्रोल करता है, और वो ये देखता है कि ये जो बीज ला रहे हैं। तो मैंने कई बार ये भी क्वेश्चन है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन टाटा जैसी कंपनियां इस सीड के वितरण में शामिल हैं, तो ये सीड कहाँ नकली बन रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, और हमारे किसान तक पहुंचने में कहाँ स्टेटस इसका कहाँ है, परंतु इसका कहीं भी जवाब नहीं आता। लेकिन कोई एक ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है सर? क्योंकि देखिए हर एक प्रदेश की छोटी इकाई गांव है, गांव के अंदर बाकायदा सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां खाद और बीज दोनों मिलता है, अगर मैं गलत नहीं तो वहां तो सब कुछ सही होना चाहिए, और वहां से खरीद क्यों नहीं होती? जब ये प्राइवेट सेक्टर इतनी मात्रा में खाद और बीज को किसानों तक पहुंचा सकते हैं, तो फिर सरकारी महकमा क्यों नहीं पहुंचा सकता है? देखिए, इस बारे में तो कोई बात मैं तो नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सरकारी महकमे पे ज़्यादा बात करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैं तो इतनी बात कहूंगा कि सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम में बहुत बड़ी खामी है और अब इसको बिल्कुल को रिवाइव करने की आवश्यकता है। शैलेंद्र गुर्जर जी, इस सवाल को समझिए सर, अगर मैं गलत नहीं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 20% से ज्यादा का जो डायरेक्ट समर्थन होता है वो एग्रीकल्चर से होता है,
और देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 17% के आसपास का डायरेक्ट जो समर्थन होता है एग्रीकल्चर से होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी में अगर हम लगातार चंद पैसों के मुनाफे के लिए संक्रमण को डालने देंगे तो प्रदेश भी पैरालाइज होगा और देश भी पैरालाइज होगा। नहीं विजेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कृषि विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और भारत जैसे देश में आप जहां आज भी 55% आबादी कृषि पर निर्भर है और गांव में रहती है और कृषि और पशुपालन से अपना जीवन यापन करती है, और किस तरह से अगर ये नकली उर्वरक और नकली बीज खेतों तक जाएंगे और उस खेत को बंजर तक कर देंगे, तभी जो अभी बाबूलाल जी ने कहा कि यील्ड कम क्यों हो रही है, निश्चित तौर पर अगर किसी मैकेनिज्म में या सिस्टम में खामी है उसको दुरुस्त करने का काम माननीय भजनलाल सरकार करेगी। सिस्टम कोलैप्स है। अब सोचिए ना, जहां जा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, वहां एक्शन हो रहा है, वहां फर्जी खाद है, वहां फर्जी बीज है, वो खेतों तक जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर ये भी क्या करे, बिल्कुल ये बड़ा डीजल भी फूक रहा है, वक्त भी दे रहा है, मौसम की मार भी खा रहा है, और उस सब के बीच में जब खेत की तरफ देख रहा है तो वहां खरपतवार है, क्योंकि बीज ही असली नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर बहुत कृषि को बहुत जबरदस्त इससे धक्का लग सकता है, और लगा भी है, क्योंकि ठीक है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। इस वक्त बात करें उस धर्म की जो देश के कर्म के साथ जुड़ा है, कर्म प्रधान। इस देश में कृषि सबसे बड़ा संविधान है, जो हिंदुस्तान की रूपरेखा को लिखती है, जो हिंदुस्तान की नींव है, जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं, उन फैक्ट्रियों पर जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं जहां खाद और बीज दोनों बन रहे हैं, और कमाल की बात दोनों ही मिलावटी है। ज्यादातर जगह जहां वो पहुंचे मिलावट का अंबार मिला, और इसीलिए सवाल यह है कि क्या वाकई में हम किसानों को भी नहीं छोड़ रहे, और जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात है, क्या उसका सबसे बड़ा रोड़ा यही है कि ना खाद काम कर रहा है और ना बीज काम कर रहा है? शैलेंद्र जी भाई, जो यील्ड है ना, वही निर्भरता कि आय दोगुनी होगी या नहीं होगी। जो खाद है उसी से तय होता है कि आय दोगुनी होगी या नहीं, क्योंकि जो खाद डाला नकली, किसान को 4 कट्टे और चाहिए, वो अलग से पैसा बढ़ा, फिर नकली 4 कट्टे फिर चाहिए। दूसरा जो बीज डाला, वो बीज जितना होना चाहिए उतना उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो आय दोगुनी कैसे हो? अगर बीजेपी इस सोच के साथ चल रही है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, तो सबसे पहले नकली बीज और नकली खाद, कम से कम इन दो को खेतों तक पहुंचने से रोका जाए। नहीं, बिल्कुल विजेंद्र जी, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है, और जिस तरह से माननीय भजनलाल सरकार कार्य कर रही है मिलावटखोरों के प्रति, और उसमें देखा उनके नेतृत्व में कैसे किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां थी उन पे छापे मारे, वो पूरे इलाके में घूम रहे हैं, और पर्टिकुलर कुछ इलाकों में ही ये खाद जहां बन रही है वहां से सप्लाई हो रही है, और यहां तक भी आया है कि ये दूसरे भारत के दूसरे राज्यों में भी जा रही है, जो हमको बहुत गहनता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे कहां सिस्टम में कमी है, या कहां जो हमारे अधिकारी हैं जिनकी ड्यूटी थी कि उस सब स्टैंडर्ड खाद को चेक करना या उसकी प्योरिटी को चेक करना, उसके मानकों पर पूरा ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। तो किसी भी लापरवाह को अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा, और आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो खाद है वो प्योर खाद हमारे किसान भाइयों को मिले, बीज जो है प्योर बीज जो है किसान भाइयों तक जाए, ताकि किसी भी फैक्ट्री मालिक की इतनी औकात है या इतना वो निडर हो सकता है कि उसको पता है कि भाई मैं नकली खाद और बीज किसानों को दूंगा, मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगा? क्या वाकई में इतना निडर हो सकता है, या उसको लगता है कि भाई ऊपर तक सब सेटिंग है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना पैसा ऊपर दिया गया उसको खपाने के लिए नकली खाद और बीज देना पड़ेगा, और वो निडर होकर कर रहा है? देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही स्पष्ट है। हमारे यहाँ कई सारे माफिया डेवलप हो गए, जैसे बजरी माफिया, और ऐसे ये खाद माफिया भी है। अभी तो खाली एक मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ केमिकल और जिस तरह के ये इनके बेस उपलब्ध हैं, अभी इसमें उदयपुर में भी अभी अगर ये जाएंगे तो बहुत बड़ा मामला मिलेगा। अभी तो क्या है, ये तो एक शुरुआत है। अगर आप खोजेंगे तो जहाँ जहाँ अगर नीम का थाना भी चले गए, वहाँ भी इसका रॉ मटेरियल है। तो जहाँ जहाँ इसके खाद बनाने के रॉ मटेरियल उपलब्ध हैं, वहाँ ये सारी व्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से पनपी। और ये मैं नहीं मान के चलता कि किसी सरकारी मशीनरी को ये सब बातें ज्ञान नहीं थी, पक्का ही ज्ञान था उनको, परंतु वो शायद हो सकते हैं वो भी इसके पार्टनर बने हुए थे। और अब ऐसा लग रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा के आने के बाद में उनकी पार्टनरशिप टूटेगी और एक किसान को अच्छा बीज और अच्छा खाद मिलने की व्यवस्थाएं आगे बढ़ेगी। पर देखना यही है
कि ये एक जगह, 2 जगह या 3 जगह या 10 फैक्ट्रियों पे छापे मारकर अगर मान लीजिए कहीं व्यवस्था को सुधारा जा सकता है तो एक आगे नदी तो बही, कहीं तो आगे तो आगे अग्रणी तो कोई हुआ। तो मैं यही कहता हूं कि ये तुरंत प्रभाव से इसकी व्यवस्थाएं सुधारी जानी चाहिए। अच्छा, आपने ये कहा कि भाई एटलीस्ट कम से कम इसको शुरू तो किया गया, शुरुआत तो की गई। इसकी शुरुआत किशनगढ़ से की गई और किशनगढ़ वो क्षेत्र है जहां से हमारे कृषि राज्य मंत्री आते हैं। अब सोचिए किशनगढ़ में ये स्थिति है तो हमें वाकई में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि जहां जहां इसका रॉ मटेरियल उपलब्ध है ना, खाद बनाने का रॉ मटेरियल होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइप का कोई केमिकल समझ लीजिए या कुछ होता है। जैसे बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं जो आपके उदयपुर में बनते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। अब वो उनको रॉ मटेरियल वहाँ उपलब्ध है, चाहे ये मिट्टी के रूप में हो, चाहे ये किसी दूसरे रूप में हो, तो वहाँ ये नकली जो खाद है वो अभी भी विस्तारित है। ऐसा नहीं है कि खाली ये एक और सवाल आपसे, अंतिम सवाल, क्योंकि जो खेती होती है, खेती से ही बीज उत्पन्न होता है अगर कुछ फसलों को छोड़ दे तो, और किसान अमूमन अपना बीज घर पर भी रखता है, तो क्या उसके बावजूद हमारे पास इतनी शॉर्टेज होती है बीज की कि हमें फिर भी जाकर बाहर से लेना पड़ता है? मैं यही कह रहा हूं कि हजारों टन, बल्कि लाख टन भी कहा जा सकता है, बीज हम आयात कर रहे हैं। बहुत बड़ा पैसा हमारा जा रहा है। इवन ये देखिए कि बाजरा तो हम यहाँ बोते हैं, 40 लाख टन बाजरा पैदा करते हैं और बीज लेके आते हैं हैदराबाद से। आप देखिए कम से कम कहाँ हम, क्या रिसर्च हमारी कितनी कमजोर है। हम इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, कितनी रिसर्च इसमें बाकी रहेगी, कितना ज्ञान अभी बाकी है, तब जाकर के हम ये सही बीज दे पाएंगे। ठीक है बाबूलाल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, और किरोड़ी लाल मीणा जी का इसलिए शुक्रिया क्योंकि कम से कम उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने एक उम्मीद जगाई कि भाई राजस्थान में ये सब हो रहा है और ये उनके कृषि मंत्री रहते हुए सहन नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर उनको खुद जमीन पर जाना पड़ा तो जमीन पर जाकर एक्शन लेंगे, और ये एक्शन होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन